गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रीजनलिज्म इन इंडिया, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ वह अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक ही है। वह अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्नत एवं सशक्त बनाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब यह भावना और लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद की समस्या जो है वो पैदा होती है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म के लोग मिलजुल कर एक विशिष्ट इंद्रधनुषी समाज की रचना करते हैं। लेकिन समस्या जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति केवल अपने क्षेत्र विशेष के ही बारे में सोचता है और पूरे भारत के बारे में वो नहीं सोचता। अपने क्षेत्र की उन्नति और विकास के बारे में सोचना गलत नहीं है, ये सकारात्मक है। लेकिन जब केवल अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचा जाए और राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवाद की भावना है या राष्ट्र को नेग्लेक्ट किया जाए, तब यह जो अवधारणा नकारात्मक रूप ले लेती है। इसमें क्षेत्र बनाम राष्ट्र की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह जो क्षेत्रवाद है ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि क्षेत्रवाद से जो ग्रसित होता है वह अपने क्षेत्र को ही विशिष्ट मानते हुए अपने ही क्षेत्र के विकास की मांग करता है और दूसरे क्षेत्र के लोगों के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं सोचता। क्षेत्रवाद जो है एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्तियों की धुरी कहा जा सकता है। इसका संबंध एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होता है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत होता है। एस.एम. सईद के शब्दों में क्षेत्रवाद अर्थात राष्ट्र के कुछ भागों में रहने वाले लोग अपनी भाषा एवं संस्कृति के दृष्टि से अपने आप को अन्य भागों से पृथक महसूस करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में केंद्र सरकार का कम से कम हस्तक्षेप चाहते हैं तथा समुचित विकास के लिए पृथक राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर जो है क्षेत्रों का विभाजन के जो मुद्दे हैं वो भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद के अंतर्निहित जो भावना है वो एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी अपनी अलग विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान हो, वह अपना जो है वो पृथक अस्तित्व चाहता है। व्यक्ति जो है जिस भूमि में जन्म लेता है वहाँ पर उसका भावात्मक जुड़ाव होना आवश्यक है, लेकिन जब यह भावात्मक जुड़ाव राष्ट्रवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो जो है क्षेत्रवाद की जो भावना है वो उदय होती है। अब सवाल ये होता है क्षेत्रवाद की ये जो भावना है इसके उदय के कारण क्या क्या है। ये जो क्षेत्रवाद की जो भावना है भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये कोई नई भावना नहीं है। अगर हम प्राचीन काल से ही देखें तो क्षेत्रवाद की जो भावना है वो सदा किसी न किसी फॉर्म में रही है।
लेकिन वर्तमान समय में इसका एक नवीन रूप देखने में आया है। क्या रीजंस हैं रीजनलिज्म के? पहला जो रीज़न है वो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर लोगों को एकीकृत करना या किसी क्षेत्र का गठन करना जो है क्षेत्रवाद की को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण रहा है। स्वतंत्रता से पहले ही जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी और स्वतंत्रता के बाद जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की या पुनर्गठन की जो मांग थी वो की गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। तेलुगु भाषाई लोगों ने आंध्र प्रदेश की स्थापना की मांग की, जो कि स्वीकार भी कर ली गई। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों ने भी जो है भाषाई आधार पर अपना पूरा आंदोलन चलाया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारा जो पूरा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है 1956 के अंदर, जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, वो पूरा ही उसने लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भाषाई आधार पर क्षेत्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई और जो राज्यों का गठन हुआ उसने क्षेत्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। धर्म भी जो है क्षेत्रवाद का एक प्रमुख आधार माना जाता है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा धर्म का राजनीतिकरण करके लोगों से क्षेत्रीय विकास के वादे किए गए, जो कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए नुकसानदायक रही। धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना लोगों के उन धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो कि संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रदान की गई। क्षेत्रवाद के उदय का एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है आर्थिक असंतुलन। एक्चुअल में जब असमान आर्थिक विकास होता है तो वो क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्रता के बाद देश में विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम भी देखे गए, लेकिन ये भी देखा गया कि इन योजनाओं का लाभ सभी राज्यों को समान नहीं मिला, बल्कि एक राज्य में भी सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं हुए। जो क्षेत्र या राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए, उनके मन में क्षोभ और आक्रोश हुआ। तो ये जो आर्थिक असंतुलन और विषमताएं हैं, उसने भी क्षेत्रवाद की भावना को जो है वो जन्म दिया। जो राज्यों के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखी गई, जो मैंने अभी आपको बताया, उससे क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। इवन एक राज्य के अंतर्गत भी जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किया गया वो भी समान नहीं हुआ, इसलिए विभिन्न राज्यों में जो है वो मतभेद उभर कर सामने आए। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना जो पॉलिटिक्स है उसने भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रवाद की जो समस्या है उसे राजनीतिज्ञों द्वारा ही इसे बल दिया गया है। नेताओं की जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो थी, उसने लोगों की क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थानीय स्तर पर जब भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उभरने लगी तो उनका लक्ष्य क्या रहा? केंद्रीय सत्ता को कमजोर करना, ताकि वह अपने क्षेत्र में अपना प्रभुत्व को स्थापित कर सके। डीएमके, अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनकी जो पहचान है वो क्षेत्रवाद के आधार पर ही रही है। क्षेत्रीय संस्कृति
को जो है एक अलग पहचान देना, विभिन्न जनजातियों द्वारा उनकी जो अलग जातीय पहचान है उसे सुरक्षित रखने का प्रयास ने भी जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। जैसे कि बोडोलैंड एंड और झारखंड में जनजातीय आंदोलन, वहाँ के लोग अपनी पृथक धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए एक अलग देश की मांग की भी बात करते रहे हैं। यह जो क्षेत्रवाद की जो भावना है, इसका एक कारण ये भी रहा है कि भारत के अंदर जो राज्यों का आकार और जो आकार है उसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई गई हैं। जहाँ कुछ और इतने बड़े राज्य हैं तो कहीं दूसरी ओर बहुत छोटे राज्य हैं, जैसे नागालैंड, केरल, मिजोरम आदि। इसके कारण जो है छोटे राज्यों के अंदर विकास की गति के अंदर भी विषमताएं देखी गई है। फिर पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद जो है एक नवीन चेतना का उदय हुआ है। इस नवीन चेतना के उदय के कारण अब लोगों को ये क्या लगने लगा है कि अगर वो अविकसित हैं, वंचित हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने या भारतीय संघ से जो है वो अलग होने की मांग उन्होंने शुरुआत कर दी। अब क्षेत्रवाद से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है भारतीय राजनीति के अंदर? एक्चुअल में ये जो क्षेत्रवाद है इसका भारतीय राजनीति भारत की एकता और अखंडता पर जो है एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्रवाद के कारण जो एक समस्या उत्पन्न हुई है वो है संघ से पृथक होने की मांग, यानी यूनियन गवर्नमेंट से सिसेशन, अलग होने की मांग, जिसमें कि हम एक बात करते हैं खालिस्तान की। पंजाब के अंदर जो है एक खालिस्तान की मांग उठी कि वो भारतीय संघ से अलग होके एक नया देश खालिस्तान बनाने की मांग करने लगे। जो दूसरी समस्या आई वो थी एक नए राज्य का गठन, पृथक राज्य का गठन, ठीक है, जैसे कि मेघालय के निर्माण की बात। तीसरी जो बात आई, डिमांड फॉर फुल फ्लेश्ड स्टेटहुड, यानी पूर्ण राज्य की मांग, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने जो है अपने आप को जो है एक पूर्ण राष्ट्र के दर्जे की बात की गई। ठीक है, क्षेत्रवाद के कारण हुआ क्या, केंद्र और राज्यों के जो संबंध रहे उसमें भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। और इस क्षेत्रवाद के गठबंधन की जो है राजनीति को प्रोत्साहन मिला, जिसमें क्षेत्रों की जो है प्रत्येक क्षेत्र अपने ही विकास की बात करने लगा। क्षेत्रवाद के कारण बहुत सारी जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय भी हुआ। ठीक है, इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने केवल अपने क्षेत्रीय विकास की बात की, जिससे कि भारत की जो एकता और अखंडता है उसको जो है नुकसान या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जो है देश में अलगाववाद की भावना को भी उन्होंने जो है फल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रवाद को किस तरह से इसके जो भावना है इसको कम किया जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर विपरीत रूप से देखने को आया है। ठीक है, तो अब इसका समाधान या इसको दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक जो सुझाव है या जो समाधान है वो क्या हो सकते हैं। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट समाधान है वो एजुकेशन के माध्यम से जो है एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास किया जाए, जिससे लोगों में जो है क्षेत्रवाद के जो दुष्परिणाम है उसके प्रति लोगों में जागरूकता की जो भावना है उसका विकास किया जाए।
दूसरा, राज्य भी जो है आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के विकास में भागीदारी करे, ना कि केवल अपने ही राज्यों के विकास की बात देखें। राज्यों की समस्याओं और ज़रूरतों को समझने के लिए नीति आयोग को और भी बेहतर तरीके से काम करना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि विकास योजनाओं का समान क्रियान्वयन किया जाए। संघीय सरकार जो है उसे यह देखना होगा कि समान कि राज्यों में जो है समान आर्थिक विकास हो और संसाधनों का जो है न्यायपूर्ण वितरण हो, जिससे कि क्षेत्रवाद की जो भावना है उसमें कमी आ सके। जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसका भी गठन इस तरह से हो जिससे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं स्टेट्स की वो उसे दूर कर सके। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो जो है वेरियस स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सके और देश में जो है देश के समग्र विकास के साथ साथ वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनका जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों का जब बंटवारा किया जाता है वो राज्य की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए किया जाए, न कि उसमें भी राजनीति की जाए। और जो भी विकास की योजनाएं हों वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी विकास में जो है लेते हुए हो, जिससे कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उनका भी विकास किया जाए। क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के लिए हमें इस बात पर भी जो है सबसे पहले इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम वो मराठी, गुजराती, पंजाबी या कोई भी और भाषा क्षेत्र के हो सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करते हुए देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना होगा। राज्य अपने क्षेत्र का विकास व विस्तार तो चाहता है और यह उचित भी है, किंतु यह संपूर्ण देश की एकता और अखंडता या अन्य राज्यों की विकास के अवरोध की कीमत पर जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि अगर क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है तो लोगों को विकास के लिए जो है उसे प्रेरित करना ही होगा और इसका परिणाम सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी स्पेशल इम्पोर्टेंस देनी होगी कि यह जो क्षेत्रवाद है ये राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं आना चाहिए। आज हमने भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका इस पर परिचर्चा करी। उम्मीद है आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।